अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। वो हस्बे मामूल किचन में मसरूफ़ थी। छोटी सी जगह, बगैर किसी हवा के गुजर के, गर्मी, पसीना, हब्स और फिर मिली जुली खुशबुओं ने अजीब सा समा बांध दिया था। उसके उलझे उलझे बाल पसीने की कसरत से बिल्कुल पेशानी से चिपक गए थे। चेहरा चूल्हे की हिद्दत से तप रहा था। वो तेजी से हाथ चलाने की कोशिश करती, मगर छोटा सा काउंटर था, कोई चीज रखने की जगह न थी। हर थोड़ी देर बाद ऊपर रखे हुए आलू प्याज लुढ़क कर उसके तेजी से हाथ चलाने की कोशिश में नीचे गिरते, जहां बर्तन धोने के लिए तांग सी मोरी बनी हुई थी, और वो झुक झुक कर उन्हें समेटने लगती। खाला ने शफकत से पुर लहजे में कहा, इतनी क्या जल्दी है हमारी बेटी को? बस खाला, क्या करूं? उसने भी झुंझला के कहा। छोटी सी जगह है और उस पर अहमद के वक्त बेवक्त मेहमानों को बुलाने का शौक। एक आदमी के खड़े होने जितनी जगह है मुश्किल से कम इतना तो काउंटर होता कि तैयार डिशेस को चूल्हे से उतार के रख सकती। यहाँ तो हर चीज गोया सर पे आ रही है। आराम से बेटा, आराम से, खाला ने तहम्मुल से कहा। बस खाला, दुआ करें अल्लाह अहमद को इतना दे कि हम कम से कम ढंग का घर खरीद लें और थोड़ा बेहतर किचन बना लें। आखिर औरत की जिंदगी बावर्ची खाने में ही तो गुजरनी होती है। हुमा ने ठंडी आह भर के कहा, और खाला ने सिदके दिल से ढेरों दुआएं उसे दे डाली। 4 भाइयों की इकलौती बहन, बड़ा अच्छा वक्त देखा था हुमा ने। उसकी माँ की मौत के बाद भाई सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। ऐसे में अहमद का रिश्ता बड़ा गनीमत लगा। जहाँ तक माली हालत का ताल्लुक है, बड़े भैया ने बड़े यकीन से कहा, रिस्क तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। अगर जो हुमा का मुकद्दर। और यूं हुमा अहमद के छोटे से आंगन में उतर आई। इस आंगन में अगर कोई आम औरत उतरती तो अपनी खुशबख्ती पे नाज करते ना थकती, मगर हुमा को वालिदैन के घर के मुकाबले में यहाँ की हर चीज छोटी और मामूली लगती। हुमा के लिए हैसियत का ये फर्क कबूल करना एक दिक्कत तलब अमर लगा, जिसे बज़ाहिर उसने कबूल कर भी लिया था। मगर खाला चूंकि उसकी वालिदा के बेहद अजीज दोस्त थी और अभी मोहब्बत और मुरव्वत का वही रिश्ता कायम रखे हुए थी, लिहाजा उनके सामने हुमा अपना दिल खोलने में कोई शर्म महसूस न करती। वगरना अपने भाइयों और भाभियों के सामने तो वो पूरी कोशिश करती कि खुद साख्ता अना खुददारी का भरम और पर्दा कतन न उठने पाए। इसीलिए अगर कभी मैके या खानदान से कोई आता तो अपनी हैसियत से बढ़कर उनकी खातिर मदारत करती। हम में से अक्सर की समझ में ये बात नहीं आती कि अगर इज्जत और जिल्लत का पैमाना लोगों के हाथ में होता तो हम में से कोई सर उठा के इज्जतदार होने का दावा न कर पाता, क्योंकि हर शख्स दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है, ये जाने बगैर कि ये तमाम फैसले तो कहीं और ही तय होते हैं। हुमा भी इसी कशमकश का शिकार थी। खुद नुमाई की चादर करीब से तो बड़ी खुशनुमा और दिल फरेब नजर आती, लेकिन देखने वालों की नजरें उसके ऐब बड़े आसानी से खोज लेती, इसलिए कि लोग हमें वहां से देख सकते हैं जहां से खुद हमारी नजर हमें नहीं देख सकती। दरअसल दिल का आईना ख्वाहिशात की कसरत और दुनिया की मोहब्बत में ऐसा धुंधलाता है कि खुद आप भी अपनी ज़ात को खोजने में नाकाम हो जाते हैं और खूब झुंझलाते हैं। वो भी ऐसी ही झुंझलाहट का शिकार थी। आसपास सब खुद से बेहतर नजर आते और वो बेसाख्ता खाला से कह उठती, आप तो बहुत नेक हैं, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ किया करें। और खाला ने उसे ढेरों दुआएं दे डाली, वो दुआएं जो वो खुद अपने लिए कभी ना मांगती। उन्हें तो कोई ऐसी हसरत भी ना थी। एक अजीब सा ठहराव था, बेनियाजी थी उनकी शख्सियत में, जिसे हुमा महसूस तो करती थी मगर अपना ना पाती थी। खाला जब भी आती वो अपनी हसरतों के पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाती और आखिर में आजिज़ी से कहती, मेरी तो माँ भी नहीं है, आप ही दुआ करें। अल्लाह पर ईमान का अब ये हाल हो गया है कि हम दुआ भी खुद करने की ज़हमत नहीं करना चाहते।
खाला का अपना छोटा सा घर था, मगर वो उसमें बड़ी मुतमईन थी। एक बेटा था, बहू ले आई तो पोते पोतियों से घर की रौनक और बढ़ गई, और वो उसके लिए अल्लाह की बेहद शुक्रगुजार थी। यही नेमत अल्लाह ने हुमा को दी। ऊपर तले के 3 बच्चों ने उसे बौखला कर रख दिया। उस पर मैके से मुकाबले का शौक गैर फितरी तो न था, अलबत्ता नाशुक्रापन था। इसी दौरान खाला की दुआओं से अहमद की अनथक मेहनत का फल मिलने लगा। छोटा सा कारोबार तरक्की करने लगा। हुमा के ख्वाबों को ताबीर मिलने लगी, मगर इसमें भी बड़ी दीवारें हायल थीं। अहमद एक पक्के बिजनेसमैन की तरह घर जैसे गैर पैदावारी मंसूबे पे लंबी रकम लगाने पर तैयार ना था। उसके नज़दीक हुमा के भाइयों से उनका कोई मुकाबला ही ना था। मगर ये मर्द कभी समझ नहीं सकते, औरतों की तो ज़िंदगी ही इस मुकाबले में है। किसका घर बेहतर है, किसका किचन जदीद तरीन है। घर के मामले में तो उसने फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, मगर किचन, उसने अहमद से कहा, औरत की तो ज़िंदगी ही किचन की नज़र हो जाती है। अच्छा कुशादा सा फ्लैट था और किचन भी अच्छा खासा बड़ा था। उसने जोशो खरोश से घर में काम करवाना शुरू किया। खाला अभी उसके पास चक्कर लगाती और उसकी पुरजोश गुफ्तगू सुनती और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि जो मायूसी और पजमुर्दगी उसकी ज़ात पे छाई हुई थी वो दूर हो गई। किचन के लिए उसने बड़े मारूफ कारपेंटर के शोरूम से राब्ता किया। इस मामले में अहमद का एहतजाज भी वो खातिर में ला लाई, मगर सबसे ज़्यादा उसको शहर के सबसे मारूफ और महंगे डिज़ाइनर का आइडिया अच्छा लगा। एक तो उनका स्टाइल, खूबसूरत लहजे में मिली जुली उर्दू अंग्रेज़ी बोलने का अंदाज सभी उसे भा गया, और उसने दिल में सोचा किचन बनेगा तो इनके हाथों से। हादी साहब ने घूम फिर कर किचन का जायज़ा लिया, एक एक दीवार को टटोल कर पूछा इसके पीछे क्या है। फिर बड़ी मताना से कहा, दरअसल हम ऐसे छोटे छोटे फ्लैटों के किचन बनाते ही नहीं, हम तो बड़े बड़े बंगलों में काम करते हैं। मगर मिसिस अहमद, आपका शौक और लगन देखकर इनकार की हिम्मत न हुई। हुमा बेशुमार चक्कर लगाती थी उनके शोरूम के, और उनका जदीद तरीन अंदाज उसको बेहद पसंद आया था। बड़ी मुश्किल से हादी साहब ने वक्त दिया था। हालांकि खाला भी आई हुई थी, मगर आज तो हुमा के पास वक्त ही ना था। गलती मेरी ही थी। खाला ने उसको बेहद मसरूफ देखकर सोचा मुझे इतला करके आना चाहिए था। अंदर हुमा किचन में उनकी लन तरानियां सुन रही थी। आजकल तो जी बड़े घरों में यही फैशन चल रहा है, एक छोटी सी जगह पर डर्टी किचन बना लेते हैं ताकि बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकें, और लाखों रुपए का जो असली किचन है वो खराब भी ना हो, शो की शो रहे। लेकिन हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है, उसने हसरत और मायूसी से कहा। एक बार फिर उन्होंने बड़ी तुंदही से किचन की दीवारों का जायजा लिया, बड़ा सोचा, गौर फिक्र किया और तजवीज़ पेश की। अगर साथ वाले कमरे का बाथरूम ख़त्म कर दिया जाए और किचन के एक कोने में उसका दरवाज़ा खोल लिया जाए तो आराम से डर्टी किचन बन सकता है। हुमा खुशी से खिल गई, मगर फिर सोच के कहा, मगर बाथरूम तो बहुत छोटा है। तो क्या हुआ जी, एक चूल्हा और एक आदमी के खड़े होने की जगह होनी चाहिए। हादी साहब ने झट जवाब दिया, बस खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और हुमा ने दिल ही दिल में उनके आइडिया की दाद दी। खर्चे की आप परवाह न करें, मगर जिसे परवाह करना थी वो भड़क उठा। जितने में तुम किचन बनवा रही हो उतने में गरीब आदमी का घर बन जाता है, अहमद ने कहा। आप समझते क्यों नहीं अहमद, उसने भी रसान से कहा, जैसे कोई छोटे ना समझ बच्चे को समझाता है। हादी साहब छोटी मोटी जगहों पे तो जाते भी नहीं, ये तो उनकी मेहरबानी है जो यहाँ तक आ गए, और जो आइडिया उन्होंने दिया वो कोई गली मोहल्ले में काम करने वाले कारीगर ने नहीं देना था, बल्कि उनकी ये औकात भी नहीं कि ऐसे आइडियाज़ दे सकें। बड़े बड़े बंगलों में उसकी फिर लन तनानियाँ शुरू हो जाती अगर अहमद ना टोकता। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई सुपरसोनिक ट्रेन को लोकल पटड़ियों पे चला दे। अहमद ने उसे समझाने की कोशिश की जो उसके सर से भी कई इंच ऊपर से गुजर गई। अहमद ने फिर उसे समझाने को हस्बे हाल मिसाल दी। यूं समझो जैसे कोई औरत शादी का कामदार भारी जोड़ा बिल्कुल धुले हुए स्पार्ट मुंह के साथ बगैर मेकअप के पहन ले, कैसा ऊपरी ऊपरी अजीब सा लगेगा। ऐसे ही बंगलों के किचन फ्लैट में भला क्या अच्छे लगेंगे। हजारों का खर्चा अलग, एक बाथरूम भी ज़ाया होगा। लेकिन अहमद की तमाम दलीलें अकारत ही गईं, बल्कि ये सोच कर के ये फाजल बाथरूम ख़त्म ही हो जाएगा, वो और भी अपनी ज़िद पे अड़ गई।
2 बेडरूम, एक उसका एक बच्चों का, और तीसरे के बारे में अहमद के ख्यालात से वो बखूबी वाकिफ थी कि गेस्ट बेड बनाने की तैयारी थी। मगर जब बाथरूम ही ना रहेगा तो काहे का गेस्ट बेडरूम? उसने अक्लमंदी से सोचा, ना गेस्ट का बेडरूम होगा ना गेस्ट आएंगे। हमने मेहमानदारी को इतना मुश्किल बना दिया है कि अब किसी को बुलाना अजाब लगने लगा है। सादगी पहले हमारे खानों से रुखसत हुई, अब घरों से भी निकल गई। अनवाह इकसाम के खाने पकाओ, बेहतरीन क्रॉकरी में सर्व करो, और इसी तरह पकाते पकाते, बर्तन ठिकाने लगाते लगाते हमारी ख़वातीन की इसे मेहमानदारी ठिकाने लग जाती है। अब जो हादी साहब ने अपनी फीस बटोरनी शुरू की तो अहमद मिसिस अहमद के भी मिजाज ठिकाने आ गए। अभी तो काम शुरू भी ना हुआ था, महज कागजी कार्रवाई हो रही थी। बड़ी बड़ी ड्राइंग शीट्स पर रंग बिरंग नक्शे, यहाँ से वहाँ दरवाजे खुले, यहाँ काउंटर के साथ यूं स्टूल होंगे, और वो हर आएगे को खास तौर पर अपनी भाभीयों को बड़ी वजाहत के साथ एक एक चीज़ बताती। कभी कभी अहमद उसे यूं बच्चों की तरह खुश होता देख कर सोचता, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ, और ठंडी आ भर के रह जाता। हर बार हादी साहब की आमद एक नए झगड़े का सबब बनती। उस दिन तो अहमद के सब्र का पैमाना ही लबरेज हो गया। एक तो वैसे ही बाथरूम की तोड़ फोड़ और नए नक्शे के मुताबिक बनने वाले किचन ने घर का हाल बेहाल कर रखा था। उस पे हादी साहब एक दिन आते तो हफ्ता हफ्ता गायब हो जाते। जाहिर है बड़े कारीगर जो थे। उस दिन जब एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद हादी साहब ने नया सुर फूंका कि जी सीधा सीधा फार्मिका वाला किचन तो अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आजकल तो ओरिजिनल लकड़ी पर पॉलिश वाला किचन चल रहा है। देखिए ना जी, अगर हमसे काम करवाएंगे तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या फायदा वही सीधा साधा किचन जैसा सबका हो वैसा ही बना दें। और यही हुमा का कमजोर पॉइंट था, जैसा सबका हो वैसा ही मेरा। नहीं, उसने दिल में सोचा और इनकार में गर्दन हिला दी। अहमद झुंझुला उठा और कहने लगा, जब आगाज सबका एक है, अंजाम सबका एक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरी कौम को इस एक जुमले ने पागल बना रखा है। और हादी साहब को बुरा लग गया। वो शुरू हो गए, अरे नहीं भाई, ये तो भाभी की लगन की वजह से हम यहाँ आए, वरना हम छोटे काम पकड़ते ही नहीं। ये काम तो मैं अपने घर का समझ के कर रहा हूँ, वरना इसमें मुझे कुछ बचना नहीं। अहमद ने जल के दिल ही दिल में सोचा, जिस रफ्तार से आप रोज मुझसे पैसे बटोर रहे हैं, अगर ये घर भी बाकी बच जाए तो बड़ी बात है। अगले ही दिन घर में फसाद खड़ा था। हुमा की एक ही जिद थी कि किचन बनेगा तो पॉलिश का, चाहे वो आम फार्मिका किचन से 3 गुना महंगा ही क्यों ना पड़े। अहमद ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने पहले ही किचन के टाइल पसंद करने में इतना टाइम लगा दिया कि पूरा घर तैयार हो जाता है इस अरसे में। ऐसा डिज़ाइन नहीं, ये तो सब लगा चुके हैं। ये बॉर्डर तो पुराना हो गया है, रोज़ नया डिज़ाइन और कुछ नया चाहिए तुम औरतों को। पूरी कौम तुम औरतों के गैर पैदावारी शौक की नज़र हो चुकी है। शोबाजियाँ, फैशन। हुमा के लिए ये बहुत था। उसने अपना सबसे मौसर हथियार अपनाया, जिसके सामने अहमद हमेशा ही मौम हो जाया करता था। उसने रोते हुए कहा, जब नहीं था तो कौन सी मैंने शिकायत की, अब मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पर आप। और इससे आगे वही हुआ जो वो चाहती थी। मगर हनूज एक मसला बाकी था, और वो ये कि किचन जिस रफ्तार से बन रहा था उसके लिए तो गालिबन उम्र खिज़र भी कम पड़ जाती। इसका भी हल बड़ी भाभी ने अच्छा निकाला। उस दिन वो हुमा के घर देखने आई हुई थी, जब हुमा ने बड़े फख्र से किचन और फिर डर्टी किचन का मुआयना करवाया। मुतासिर तो वो भी हुई, मगर मुंह बना के कहने लगी, बड़े बड़े बंगलों में इसे पाउडर किचन कहते हैं। मेरी एक दोस्त ने डिफेंस के महंगे तरीन आर्किटेक्ट से अपना बंगला डिज़ाइन करवाया, तो उसका पाउडर किचन तुम्हारे असली किचन से भी बड़ा था। और हुमा तो जल ही गई। वैसे तुम्हारा ये किचन तैयार कब होगा? भाभी का लहजा तंजिया था। हुमा ने कंधे उचका के कहा, बस क्या करूं, मेरी पसंद की चीज़ ही मुश्किल से मिलती है, और ऊपर से रोज़ बाहर का खाना खा खा कर बच्चे और अहमद भी बेजार हो गए हैं। ये भी कोई मसला है भला? भाभी ने झट हल तलाश किया। ऐसा करो, पहले पाउडर किचन ही तैयार करवा लो, फौरी तौर पे तो मसला हल हो जाएगा। और जब उसने हादी साहब के सामने ये हल रखा तो वो कहने लगे, दोनों किचन साथ साथ ही तैयार हो गए। देखे ना जी, इस तरह एक ही काम करने के लिए अलग अलग बंदे आएंगे तो फिर खर्चा भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ हुमा ने उनकी एक ना चलने दी। आप एक सीधी सीधी मार्बल स्लैब लगा कर उस पर 2 चूल्हे रख दें, और करना ही क्या है, उसने कहा।
وہ جی ایک مرتبہ کام چل پڑا تو احمد صاحب پیسوں کے معاملے میں بالکل ہی لاپرواہ ہو جائیں گے، ان کو تو آپ بہتر سمجھتی ہیں، ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ بس کام چلنا چاہیے۔ اور ہما ہنس دی۔ خوب پہچانا انہوں نے احمد کو، 2 سے 3 دن میں ہی اس کا پاؤڈر کچن تیار ہو گیا۔ چھوٹی سی جگہ تھی، پرانے کچن سے بھی بہت تنگ ہی ہوگی، نیچے چھوٹی سی جگہ برتن دھونے کے لیے اور اوپر ماربل کی سلیب پر 2 چولہے، اور گھر میں کھانا پکنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تو احمد کی دلچسپی کچن سے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ایک ہما ہی تھی جو ہادی صاحب کے ساتھ مغز ماری کرتی رہتی، فون کر کر کے انہیں بلاتی اور پھر باہر کی کیٹلاگ اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچن کے مطابق نئی نئی اختراعات کرتی رہتی۔ خدا خدا کر کے اسٹرکچر تیار ہوا، پھر دروازوں کی ڈیزائننگ۔ اسی دوران ہما نے کچن ٹاپ پسند کر لیا، وہ بھی عام ماربل نہیں گرینائٹ تھا۔ اب تو احمد نے بھی اسے الجھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ قائل کر لیتی تھی بہت سی دلیلوں سے، پیسے تو خرچ ہو ہی رہے، تھوڑے زیادہ صحیح، پھر سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار، اور کچھ نہیں تو 1 حربہ تھا ہی، ہما کا آخری حربہ جو عموماً ناکام نہ ہوتا تھا۔ پھر کچن کے دروازے لگے، گرینائٹ ٹاپ لگا، پالش ہوئی تو کچن کی ایسی خوبصورت شکل نکلی کہ سب اش اش کر اٹھے۔ بھائی بھابھیوں نے تو داد دی ہی۔ سپاٹ لائٹس کی روشنیوں میں جگمگاتے کچن نے خود احمد کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر دیا، اور وہ بھی اپنی بازوق بیوی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، جس نے بہرحال محدود وسائل میں ایسا کام کر دکھایا۔ اور یہی وقت تھا جب ہما نے امپورٹڈ اوون لینے کی فرمائش کی تو احمد چونک گیا۔ تمہیں پتا ہے لوکل کے مقابلے میں امپورٹڈ کی قیمت کتنے گنا زیادہ ہے؟ لیکن ہما کا ہوم ورک بھی مکمل تھا۔ آج تک کا کام دیکھ کر بھی آپ کو فرق کا اندازہ نہیں ہوا؟ اوون کا کام تو پکانا ہی ہوتا ہے، کوئی سا بھی ہو۔ احمد نے پھر کمزور سا احتجاج کیا۔ ہما نے اس کو خفگی سے گھورا اور ہاتھ پکڑ کے کچن میں لے گئی۔ آپ نے کبھی کسی آدمی کو منزل پر پہنچ کر تھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور احمد تقریباً قائل ہو ہی گیا، جہاں اتنا خرچہ وہاں تھوڑا اور صحیح۔ پھر اس نے سنک کی خالی جگہ دیکھ کر پوچھا، یہاں سنک کیوں نہیں لگوائی؟ اور ہما سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر اسے خیال آیا غالباً یہ خدا کی طرف سے مدد ہے۔ ذکر چھڑ ہی گیا تھا تو احمد کو بتا دینا چاہیے، اس نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ احمد، آپ کو پتا ہے کچن میں سنک کی اہمیت کیا ہے؟ احمد اس بے وقت سوال پہ کچھ نہ کہہ سکا۔ بھلا کچن میں سنک کی اہمیت کس کورس کا حصہ تھی جو ہم میں سے کسی نے پڑھ رکھا ہو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چہرے پہ ناک، ہما نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا۔ احمد کے لیے اتنی تمہید کافی تھی۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ یہ بتاؤ جو سنک تمہیں پسند آ رہا ہے وہ کتنے کا ہے؟ اور ہما کھسیانی ہو گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ احمد اتنی جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال اس نے ماحول کی سنگینی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے جو پسند آ رہی تھی وہ تو بہت مہنگی تھی، مگر امپورٹڈ ڈبل کیبن والا سنک اس وقت 20,000 سے کم نہیں، اور جو اگر تھوڑی سی ڈھنگ کی لینے جاؤ تو وہ۔ اس سے پہلے کہ ہما مزید گویا ہوتی، احمد نے اس کی بات کاٹ کے کہا، یہ بتاؤ اس سنک پہ تم کرو گی کیا؟ وہی چاول گوشت برتن دھوگی جو کام 500 روپے میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے تم۔ اس سے آگے احمد سے کچھ نہ کہا گیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا اور دل میں سوچا، یا اللہ، یہ عورتیں ایسی ہی کیوں ہوتی ہیں؟ 10 منٹ کا کام تھا، 4,000 کا سٹین لیس سٹیل کا سنک منگوا کر، اور ہما بیگم اس کے لیے پچھلے 1 مہینے سے خوار تھی، مارکیٹیں کھنگال رہی تھی۔ الغرض اسی طرح کچن مکمل ہوتے ہوتے مزید 2-3 ماہ نکل گئے۔ بڑی مشکل سے کچن تو تیار ہو گیا، مگر پہلے ہی دن جب بچوں نے گندے سندے برتن خوبصورت گرینائٹ ٹاپ پر رکھے اور پکانے کے دوران 2-4 چیزیں اس پہ گری تھی، اس کے بڑے بڑے دھبوں نے کچن کا حسن غارت کیا تو ہما کی جان ہی نکل گئی۔ بالکل جنگلی ہے، کوئی تمیز ہی نہیں۔ وہ بچوں پہ چلا رہی تھی، مگر احمد کو سخت برا لگا۔ کس طرح پائی پائی جوڑ کے بنایا ہے، مگر کسی کو احساس ہی نہیں۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ احمد نے جل کے کہا، اولاد سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں عزیز ہو گئی ہیں؟ اور وہ روحان سی ہو گئی۔ احمد، آپ، اس نے بے یقینی سے کہا، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے پیچھے میں کتنا ہلکان ہوئی ہوں؟ اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احمد کچھ نہ کہہ سکا۔
मगर वो ये बात उसको अक्सर समझाता कि ये तमाम चीज़ें हमारे लिए हैं, हम इन चीज़ों के लिए नहीं हैं। खुदा ने इंसान को इतने छोटे मकासद के लिए पैदा नहीं किया। इस दौरान कई वाक़यात ऐसे हुए कि हुमा का दिल ही दहल गया। कभी बर्तन धोते हुए मासी अपने अजीम चंगेज़ खानी स्टाइल में सिंक के बेदाग हुस्न को दागदार कर देती। कभी बच्चे अपने असली लापरवाह अंदाज की वजह से चीज़ों को ख़राब कर देते। और उस दिन तो हद ही हो गई जब मासी बेगम ने मोटे से तार से इम्पोर्टेड अवन के हसीन चेहरे को दाग दाग कर दिया। और इसी दौरान हुमा इस अजीम नुकसान को रोते हुए पाउडर किचन में उठाई। भला इस घर का कोई फर्द इस काबिल है कि इतने हसीन किचन को इस्तेमाल कर सके? ऐसे किचन तो बंगलों में अच्छे लगते हैं, जहां मालिकान 2 नहीं 3 वक्तों का खाना बाहर होटल से खाते हैं। हुमा ने कुड़ के सोचा, भला हमारी इतनी औकात ही कहाँ। फिर बड़े दिन बाद खाला ने चक्कर लगाया। हुमा अपने चक्रों में इतनी मसरूफ थी कि इतने दिन से उनकी याद भी ना आई थी। आप पहले की तरह नहीं आती अब। फिर भी उसने शिकवा किया, तुम दूर भी हो गई हो और अब सेहत भी पहले जैसी नहीं रही। खाला ने मोहब्बत से कहा। हुमा हस्बे मामूल किचन में मसरूफ थी, पहले से भी छोटी जगह। मेहमान तो बाहर से सजे सजाए साफ सुथरे किचन को देखते थे और उसके सलीके की दाद देते थे, मगर अंदर झांक कर कोई नहीं देखता था। लेकिन खाला तो खाला थी। उन्होंने अंदर तक झांक कर पाउडर किचन को देखा। बगैर ताज़ा हवा के गुजर के गर्मी, पसीना, हब्स और फिर मिली जुली खुशबुओं ने अजीब सा समा बांध दिया था। वो पहले से भी बुरे हाल में थी। खाला ने तासुफ से हुमा को देखा और सोचा, हुमा जो चाहती थी, जैसा चाहती थी और जो दुआएं करने को कहती थी, आज उसे वैसा ही मिल गया। लेकिन जो उसे आज भी हासिल नहीं था, वो था सुकून और आसानी। खाला सोचती रह गई कि हुमा तो अब इस हाल में है, खुद अपने लिए हाथ उठाकर दुआ करना तो दूर, ये तो अब जुबान हिलाकर दूसरे को भी अपने लिए दुआ का कहने से गई। सच है, तेजी से गुजरती ये उम्र रवां, जहां हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगियों में कुछ आसानियां और कुछ राहतें लाती है, वहीं अपने हमरा कुछ नई तरह की आजमाइशें और परेशानियां भी ज़रूर लाती है।